तो फाइनली वो दिन आ गया है जहां से नेपाल के लिए रास्ता बहुत आसान है इंडिया ट्रेवल करने का। इंडिया ट्रेवल करने का मतलब है कि T20 वर्ल्ड कप का सफर तय करने का, क्योंकि अब जो मुकाबला है इस क्वालिफायर में सबसे मजबूत, खास तौर पर इस सीजन की बात करें यूएई सबसे मजबूत होती, लेकिन इस अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही खराब खेला और अब मुकाबला है ओमान से, जहां से जीतने का मतलब है कि सिर्फ आप जीत नहीं रहे हो बल्कि एशिया क्वालिफायर के इस टूर्नामेंट को आप टॉप कर रहे हो, नंबर 1 पर पहुंच रहे हो और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इंडिया आने से। और जहां तक चांसेस हैं कि कैसे क्वालिफाई करेगी नेपाल, क्या समीकरण है, उस पर बात करेंगे, आज के मुकाबले की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सिनेरियो रहने वाला उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप इस पॉइंट्स टेबल को देखिए जहां पर ओमान की टीम 3 मुकाबले 3 जीत नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर अगर आप देखें नेपाल 3 मुकाबले 3 जीत, रन रेट का मसला है। लेकिन एक चीज़ अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से सिर्फ नेपाल के फैंस होकर नहीं सोचेंगे तो ओमान ने थोड़ा क्रिकेट ज़्यादा बेहतर खेला है। मतलब कि ठीक है, नेपाल लगभग हारते हारते मुकाबले जीता, लेकिन ओमान ने थोड़ा सा बेहतर खेला है। इसके अलावा जापान भी इस रेस में है, यूएई भी अभी भी देखिए इस रेस में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले अपने मुकाबले अगर जीतती है तब भी उनके लिए चांसेस थोड़ा कम ही रहेंगे या ना के बराबर रहेंगे। इसके अलावा समोआ हो गई और फिर अगर आप देखें तो कतर की टीम है जो लगभग बाहर है। तो यहां पर लड़ाई है ओमान, नेपाल, जापान और यूएई के बीच में थोड़ी सी लड़ाई है। मतलब नेपाल के लिए घबराने वाली बात नहीं, आराम से यहां से क्वालिफाई कर सकते हैं। समीकरण बहुत ही आसान है, क्योंकि आने वाले जो मुकाबले हैं जापान कतर का है, जिसमें अगर जापान जीतती है तो जापान के चांसेस रहेंगे। वहीं समोआ और यूएई का है, समोआ जीतती है तो चांसेस थोड़ा बनेंगे, यूएई जीतती है तो ये रहता है कि भाई चलिए ठीक है, शायद बेहतर रन रेट से जीते तो मामला बन सकता है। जबकि यूएई के लिए भी इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सबसे मजबूत टीम बनकर आई थी और सबसे खराब टीमों में से एक यहाँ पर नजर आ रही है। ओमान नेपाल का मुकाबला है आज है और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। जापान यूएई का है, कतर समोआ, ओमान जापान और फिर नेपाल समोआ, इस तरीके के मुकाबले बचे हुए हैं। यानी कि अगर मैं नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखूं तो रास्ता बहुत ही आसान है। आज का मुकाबला जीतो, सीधे क्वालिफाई कर जाओ, कोई बवाल ही नहीं है। समोआ की टीम के साथ अगला मुकाबला है, अगर आज के मुकाबले में कुछ दिक्कत आती है तो समोआ को आप हरा देंगे, लेकिन समोआ क्रिकेट अच्छी खेल रही है। तो आज के मुकाबले का चैलेंज क्या है उस पर आते हैं, क्योंकि ओमान की साइड में अगर आप देखेंगे उनके कप्तान जो हो गए वो क्रिकेट थोड़ा बेहतर तो खेलते ही हैं, पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी रहे। इसके अलावा उनके पास कुछ और खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेपाल को टक्कर दे सकते हैं। चाहे अगर बात करें बहुत से खिलाड़ी भी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो हिस्सा थे वहाँ पर एशिया कप में और कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा भी किया था। अब जतिंदर सिंह कप्तान हो गए, आमिर कलीम भी अच्छा खेल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं मिर्ज़ा, उनकी टाइमिंग अच्छी है और सबसे उम्रदराज हैं। और एक खास बात ये भी है कि नेपाल के पास स्पिन अटैक ज़बरदस्त है और मिर्ज़ा जो है वो स्पिन को अच्छा काउंटर करते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट रहने वाला है ओमान के लिहाज से। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टीम बहुत कमाल की नहीं है कि अगर नेपाल 160 बना देता है तो ये टीम चेस बहुत कम चांसेस है। अगर ये शुरुआत के 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ से वो टीम निकल पाएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है नेपाल के लिए। नेपाल के लिए अगर बात करें तो शायद अब ये हाई टाइम है कुशल मल्ला के लिए, उनको अब बाहर कर दिया जाए, क्योंकि मैंने पहले से भी बोला है कि स्टुअर्ट लॉ जो हैं लगातार मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार देखिए कुशल मल्ला के टैलेंट की बात कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं। कोई डाउट नहीं है कुशल मल्ला के टैलेंट पर, लेकिन मैंने पहले भी बोला था पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं कुशल मल्ला जो है वो एक सेल में चले जाते हैं। उनको बड़े हिट चाहे तो लगा देंगे, लेकिन वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते हैं, जो सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर आपके पास संदीप जोरा जैसा खिलाड़ी है तो उसको वहां पर खिलाइए, क्यों खाम का आप लेफ्ट और राइट का मसला है। स्टुअर्ट लॉ लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में कुशल मल्ला को खिला रहे हैं, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए और कोई वजह नहीं है। लेकिन आपके पास संदीप जोरा है, आपके पास आदिल आलम जैसे खिलाड़ी हैं, तो आप उनको बैक करिए, उनको प्लेइंग लेवल में रखिए, बैटिंग बेहतर कर लेंगे और आपकी टीम में ऑलराउंडर की भरमार दिखेगी, तो शायद ज़्यादा बेहतर नजर आएगी नेपाल की टीम। देखते हैं कि आज की प्लेइंग लेवल में क्या होता है। चाहूंगा कि आप जरूर लिखें कि आज के प्लेइंग लेवल में क्या बदलाव होगा। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो टीम बेहतर प्रदर्शन तो नहीं की है। मतलब ये एक सच्चाई है जो नेपाल और तमाम जो फैंस है सभी एक्सेप्ट भी करेंगे कि नेपाल इस टूर्नामेंट में अभी तक मुकाबला नहीं हारी है। इसके बावजूद इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नेपाल ने क्रिकेट अच्छा नहीं खेला है। कई सारे ऐसे मुकाबले लगभग अमूमन मुकाबले
लगभग हारे मुकाबले जीते हैं। इसको एक नजरिए से आप प्लस में देखेंगे कि यार ऐसे मुकाबले हार जाते थे, पैनिक नहीं कर रहे हैं, वहां से निकाल ले जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि जिन जिन मुकाबलों में नेपाल कोलैप्स की है उन मुकाबलों में बड़ी बेहतर सिचुएशन में थी। आप आखिरी में जाकर मुकाबले को लगभग जीते हैं। तो अभी भी नेपाल का बेस्ट प्रदर्शन आना बाकी है और ओमान के सामने बेस्ट प्रदर्शन देने का मतलब है आपने एक मैसेज दे दिया कि जब अब मुश्किल घड़ी आ रही है तो ये टीम और बेहतर कर रही है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब ये कार्डियक किंग नहीं बल्कि कमबैक किंग्स होते जा रहे हैं। ये होता नहीं कि हर एक ट्राई सीरीज में देखो एक अलग नाम मिला था, यहाँ पर कहीं ना कहीं कमबैक किंग्स के नाम से नेपाल की टीम को जाना जाना चाहिए। खास तौर पर यहाँ पर जितने मुकाबले हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला है, उम्मीद करेंगे कि इस तरीके से प्रदर्शन को आगे रखें। मुझे खास तौर पर दीपेंद्र सिंह हरी की बैटिंग जो है वो इस बार अच्छी लगी है, खास तौर पर सिचुएशन को देखते हुए जिन्होंने रन बनाए हैं। स्ट्राइक रोटेशन को लेकर मैंने देखा पिछले वीडियो में आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि स्ट्राइक रोटेशन को लेकर और कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट को लेकर दिक्कत है, पर मुझे लग रहा है जो सिचुएशन है दीपेंद्र सिंह हरी ने बहुत कमाल की पारी खेली। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि गुलशन झा को अब बैटिंग में प्रमोट करने की जरूरत है। अगर सिचुएशन आती है तो आदिल आलम नहीं बल्कि वहां पर गुलशन झा जाने चाहिए। जो खिलाड़ी इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है क्यों ना उसे ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलने का मौका दिया जाए। हो सकता है खिलाड़ी 20 पर 60-70 रन की पारी खेल दे, 20 गेंदों पर 60-70 रन की पारी। ऐसा नहीं कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ये कर सकते हैं गुलशन झा, और लेकिन उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका देने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आपको ओवरऑल क्या लगता है? जो समीकरण है सिंपल है, नेपाल अपने मुकाबले आज का जीता तो सीधे T20 वर्ल्ड कप डन है, और ये एक तरीके से नेपाल के लिए एक त्यौहार रहेगा, क्योंकि जो तमाम कंडीशन है नेपाल में, उसके बाद एक यूनिटी कप खेला जाता है जहाँ पर भी वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीम कहूँगा, इसको वीक मत कहिएगा अगर आप वेस्ट इंडीज की टीम को वीक कह रहे हैं। 5-6 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के उस टीम का हिस्सा थे, उनको आपने हरा दिया। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई वो बड़ी कमज़ोर टीम थी तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि नेपाल की जिन टीमों के साथ मुकाबला होता है उनमें वेस्ट इंडीज़ बहुत मजबूत टीम थी जिसको नेपाल ने हराया, तो वो मजबूत टीम को इन्होंने हराया है। इसके अलावा और अभी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक जीत जो है और जो क्वालिफायर है, ये कहीं ना कहीं नेपाल कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होने वाला है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि क्रिकेट के जरिए अपने देश को एक बार फिर से यूनाइट करें, एक प्राउड मोमेंट लेकर आए, और उम्मीद करेंगे हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा, हमारी नेपाल की कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी। हमारी कवरेज आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।